नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी और ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी इंडियन नेवी और ब्रह्मोस एरोस्पेस सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोजेक्ट 75I सबमरीन में इंटीग्रेट करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। अब ब्रह्मोस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च करने के लिए एक डेडिकेटेड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की ज़रूरत पड़ने वाली है और हर सबमरीन में कम से कम ऐसे 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मोस को टॉप टू ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन टॉप टू ट्यूब से सिर्फ ब्रह्मोस की NG वेरिएंट जैसे लाइटर वेरिएंट को लॉन्च करना पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि फुल साइज का ब्रह्मोस टॉप टू ट्यूब में फिट नहीं होने वाला है। जिस वजह से फुल ब्रह्मोस को सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए वर्टिकल इजेक्शन सिस्टम मैंडेटरी होने वाला है। अब स्टडी के मुताबिक अगर प्रोजेक्ट 75 सबमरीन में कैनिस्टर बेस्ड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाता है तो 40 से 50 मीटर से भी ब्रह्मोस को लॉन्च करना संभव हो सकता है। यानी कि ब्रह्मोस को लॉन्च करने के लिए सबमरीन को पूरी तरीके से पानी के ऊपर या सरफेस पर आने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिस वजह से दुश्मन हमारी सबमरीन को आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वर्तमान के लिए प्रोजेक्ट 75 में सिलेक्ट किए गए जर्मनी की टाइप 214 क्लास की सबमरीन में कोई भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से अगर भारत अभी इनसे ब्रह्मोस को इस्तेमाल करना चाहेगा तो अभी सबसे पहले TKMS और मझगांव डॉक लिमिटेड के साथ डिस्कशन करने की जरूरत पड़ने वाली है, जो कि इन सबमरीन को ब्रह्मोस को कैरी करने के काबिल बना सकते हैं या उसको करने में मदद कर सकते हैं। और एडिशनल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करने से सबमरीन की एग्जिस्टिंग डिजाइन भी थोड़ा बहुत चेंज होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिससे सबमरीन का लेंथ और डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल टाइप 214 क्लास की सबमरीन के मुकाबले ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। अभी इंडियन एयरफोर्स और DRDO साथ मिलकर एक नई A2 सरफेस मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं, जिसका रेंज 75 से लेके 100 किलोमीटर के बीच ही होने वाली है और ये टैक्टिकल फाइटर जेट्स और बॉम्बर दोनों से इस्तेमाल करने के लिए कॉम्पेटेबल होने वाला है। ये मिसाइल मेक इन इंडिया के अंदर इंडिजिनसली डिजाइन और डेवलप किया जाने वाला है और इसका मकसद हमारी प्रिसीशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए होने वाला है। इस मिसाइल की टेक्निकल डिटेल पर अगर बात करें तो इस मिसाइल में मिड कोर्स गाइडेंस के लिए INS यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और टर्मिनल फेज में TV बेस्ड इमेजिंग इन्फेट सीकर का इस्तेमाल किया जाने वाला है। टर्मिनल गाइडेंस फेज में खास बात यह होने वाला है कि यह मिसाइल फुल मैन इन द लूप मोड में ऑपरेट करने वाला है। मतलब होस्ट एयरक्राफ्ट यानी कि पेरेंट एयरक्राफ्ट को जो भी पायलट ऑपरेट कर रहा होगा वो सीकर की फीड को लाइव देख सकता है और उसी हिसाब से रियल टाइम में ट्रैजेक्टरी को करेक्शन कर सकता है, जिससे मिसाइल की हिट होने तक हमें क्लियरली पता चलने वाला है कि टारगेट को हिट किया गया या फिर नहीं किया गया है। DRDO के मुताबिक इस मिसाइल का सर्कुलर एयर प्रोबल अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर के आसपास होने वाली, जिससे सर्जिकल स्ट्राइक और मूविंग टारगेट पर भी एक्यूरेट एंगेजमेंट पॉसिबल होने वाला है। ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स की Su-30 MKI, LCA तेजस और हमारे सभी फ्यूचर एयरक्राफ्ट के साथ कॉम्पेटेबल होने वाला है और खास करके इसे हाई वैल्यू टारगेट जैसे कि आर्मर्ड कॉलम्स, फोर्टिफाइड लोकेशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे अटैक हेलीकॉप्टर और आर्म्ड UAV में इंटीग्रेट करना संभव हुआ तो ये मिसाइल और भी डेडली बन सकता है, क्योंकि 75 से 100 किलोमीटर की रेंज के साथ ये हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट को कोई बेहतर स्टैंड अप रेंज को प्रोवाइड नहीं करने वाला है और इस रेंज में हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन की मिसाइल की रेंज में आने वाले हैं। लेकिन अगर हेलीकॉप्टर और ड्रोन में इसको इस्तेमाल किया गया तब ये गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि इसको इन्फेंट्री यूनिट, आर्मर्ड यूनिट और दुश्मन की बंकर के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से हमारे हेलीकॉप्टर UAV दुश्मन के खिलाफ एक सेफ डिस्टेंस से एंगेज हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो आर्मर्ड यूनिट होते हैं उनके पास इतनी लंबी दूरी तक स्ट्राइक करने वाले मिसाइल मौजूद नहीं होते। अगला अपडेट DRDO और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी यानी NSTL की तरफ से है। अभी NSTL की तरफ से हमारी इंडिजिनस लाइटवेट टॉर्पेडो का एक एडवांस वेरिएंट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। खास बात यह कि इस अपग्रेड में टॉर्पेडो की रेंज वही 25 किलोमीटर तक ही रखा जाने वाला है, लेकिन इसमें कुछ मेजर इंटरनल चेंजेस को किया जा रहा है, जिससे टॉर्पेडो की स्पीड और एंड्योरेंस दोनों बेहतर होने वाला है। NSTL के मुताबिक इस एडवांस वेरिएंट में स्पीड को 42% के आसपास बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है और अपग्रेड के बाद इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 47 नॉट तक जाने की उम्मीद किया जा रहा है, जो कि किसी भी नेवल वेसल के लिए वेट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि दुनिया के सबसे तेज वेसल की बात करें तो उनका स्पीड अप्रोक्सीमेटली
अप्रोक्सीमेटली 28 नॉट से लेके 32 नॉट के बीच होता है, जिस वजह से अपग्रेड के बाद हमारी लाइटवेट टॉर्पेडो की एक्स्ट्रा स्पीड इससे बेहतर इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। करंट एडवांस लाइटवेट टॉर्पेडो का वेट अप्रोक्सीमेटली 300 kg के आसपास है और इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 kg का वॉरेट मौजूद होता है, जो कि बहुत एक्टिव और पैसिव एक्यूस्टिक होमिंग का इस्तेमाल करता है। ये हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट या फिर शिप्स पे भी लॉन्च किया जा सकता है। अभी होने वाले अपग्रेड में इसमें एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम के साथ साथ एक हाई एनर्जी मैग्नीशियम सिल्वर क्लोराइड बैटरी का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिससे टॉर्पेडो को बेहतर स्पीड मिलने वाला है और इसे अभी P-8I मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर और सरफेस वॉरशिप्स के लाइटवेट टॉर्पेडो लॉन्चर से फायर करने के लिए कॉम्पेटेबल बनाया जाने वाला है, जिससे इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय करना संभव होने वाला है। इसके अलावा NSTL की तरफ से इस अपग्रेड में रिफाइंड एक्यूस्टिक होमिंग एल्गोरिदम, बेहतर काउंटर मेजर रेजिस्टेंस और AI ड्रिवन टारगेट डिस्क्रिमिनेशन के एलिमेंट को भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। इस सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और स्मार्टर डिसीजन मेकिंग सिस्टम क्वाइट सबमरीन के खिलाफ या क्लटर एनवायरनमेंट के अंदर भी हमारे टॉर्पेडो को ज्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के रफाल फाइटर जेट की तरफ से है। अभी फ्रेंच मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से बात कंफर्म किया गया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने रफाल फाइटर जेट के गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड AESA रडार को एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार से अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है, लेकिन इस अपग्रेड प्रोसेस की बात करें तो काफी स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की मॉडर्नाइजेशन प्लान में डिले और कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर सवाल उठने लगे हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास लगभग 36 रफाल मौजूद हैं, जो कि F3R स्टैंडर्ड के हैं, जिसमें थेल्स की RB2A AESA रडार का इस्तेमाल किया जाता है। इस रडार में 838 गैलियम आर्सेनाइड बेस्ड TR मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है और ये 200 किलोमीटर से लेकर 220 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर फाइटर साइज टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन वर्तमान के हालात में गैलियम आर्सेनाइड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे पुराने होने लगे हैं। खास करके पावर एफिशिएंसी और हीट मैनेजमेंट के केस में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार इसे काफी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रांस की तरफ से भी अपने रफाल की F42 वेरिएंट में 2024 में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार को इंटीग्रेट कर दिया गया था, लेकिन भारत के रफाल के लिए फ्रांस की तरफ से अभी अपनी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार को ऑफर नहीं किया जा रहा है और इसका रीजन सप्लाई चेन इशू और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बताया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये कि फ्रांस की तरफ से भी भारत को अपनी उत्तम AESA रडार को भी रफाल में इंटीग्रेट करने के लिए परमिशन नहीं दिया जा रहा है, जबकि तेजस मार्क 2 के लिए डेवलप किए गए उत्तम AESA रडार की मार्क 2 वेरिएंट परफॉर्मेंस के मामले में रफाल की रडार से 25% तक बेहतर परफॉर्मेंस और रेंज को डिलीवर कर सकता है। लेकिन डसॉल्ट की तरफ से अभी अपनी एयरक्राफ्ट के साथ कोई भी इंडियन ओरिजिन एवियोनिक्स को इंटीग्रेट करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से अगर भारत को भी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रडार की जरूरत पड़ेगी तो हमें फ्रांस से इसको खरीदने की जरूरत पड़ने वाली और इसके लिए हमें कम से कम 5 से 8 साल का समय लगने वाला है। लेकिन सवाल ये कि इतने महंगे एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद अगर हमें हमारी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है और हमें कोई इंडिजिनस सिस्टम इस्तेमाल करने का फ्रीडम भी नहीं मिल पा रहा है, तो हम रफाल को लेकर हमेशा एक कम्प्लीटली फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले, जो कि लंबे समय के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होने वाला है। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की तरफ से अभी एक बार फिर से रशिया के साथ अपनी पुराने पार्टनरशिप को मजबूत करने की कोशिश किया जा रहा है। HAL के एक रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से रशिया के टास न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा गया था कि भारत और रशिया के एरोस्पेस रिलेशन बहुत ही अच्छे और मजबूत हैं, जो कि 1960s के टाइम में MiG-21 फाइटर जेट के लाइसेंस प्रोडक्शन के साथ शुरू हुआ था, लेकिन अभी Su-30 MKI की प्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है, जिस वजह से अभी HAL के पास कोई और मेजर रशियन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का ऑप्शन नहीं बचा है। लेकिन रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की अर्जेंट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए भारत की तरफ से Su-57E को एक्वायर करने को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है और अभी जल्दी ही रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले और तब ओपनली Su-57 फाइटर जेट और एडिशनल S-400 यूनिट को लेके भारत और रशिया के बीच बातचीत होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसी मौके का HAL अभी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर अभी भारत Su-57E को एक्वायर करता है तो इनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है और भारत में इन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का मेन जिम्मा HAL का होने वाला है। पहले से ही रशिया की तरफ से बताया जा चुका है कि HAL की सुखोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बस 30% मॉडिफिकेशन करने के बाद यहां पर Su-57 को बनाया जा सकता है, जिस वजह से अभी HAL की तरफ से अभी इस डील को अपने तरफ से पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये डील हो जाता है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर भारत 100 से भी ज्यादा Su-57 को एक्वायर कर सकता है, जिसमें से 70% के आसपास भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले हैं, जिनको आगे चल के HAL मैन्युफैक्चर करने वाला है। और ऐसा होने से HAL की मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए आराम से 5 से 6 साल का काम मिलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।